नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट पर काफी चर्चा बटोर रहे एक विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे रिया मल्होत्रा के उस सोर्स वीडियो को जिसने रशियन सेक्स वर्कर्स की वैश्विक मांग को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हम बिल्कुल निष्पक्ष रहकर देखेंगे कि इन दावों के पीछे का अर्थशास्त्र क्या है और इंटरनेट पर ऐसे टैबू विषयों को कैसे पेश किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस सोर्स वीडियो की शुरुआत ही एक बेहद बोल्ड और ध्यान खींचने वाले दावे से होती है। वेश्यावृत्ति अब छोटे कोठों से निकलकर प्लेन में उड़ रही है। क्रिएटर का सीधा सा पॉइंट है कि अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। अब ये किसी गली मोहल्ले की बात नहीं रही। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, वेश्यावृत्ति का वैश्वीकरण। दूसरा, इसके पीछे के भौगोलिक दावे। तीसरा, आर्थिक सुलभता। और अंत में खुद प्रस्तुतकर्ता का अपना दृष्टिकोण। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वेश्यावृत्ति का वैश्वीकरण। लोकल ब्रॉथल कैसे इतिहास बन गए, आइए इसे समझते हैं। यहाँ क्रिएटर के खुद के कंटेंट सफर को देखना दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक 2 साल पहले उन्होंने वेश्यावृत्ति के बदलते स्वरूप पर एक जनरल वीडियो बनाया था, लेकिन आज फोकस एक बहुत ही स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पर आ गया है, यानी रशियन वर्कर्स की वैश्विक मांग। इससे साफ है कि वो इस ट्रेंड को काफी समय से बेहद करीब से ट्रैक कर रही हैं। वीडियो के दावों के अनुसार इस खास मांग में एशिया, यूरोप, अमेरिका, यूके, भारत और अरब देशों में भारी उछाल देखा गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी भूमिकाएं भी बहुत बदल गई हैं। अब बात सिर्फ ट्रेडिशनल एस्कॉर्ट्स तक सीमित नहीं है। अब इनकी मांग पब में बार डांसर, गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि अरब देशों में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन पत्नियों के रूप में भी बताई गई है। अब आते हैं भाग 2 पर, शारीरिक रूप और भौगोलिक कारण। यहाँ हम क्रिएटर के बेहद विशिष्ट शारीरिक दावों का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करेंगे। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिएटर्स इन शारीरिक विशेषताओं को समझाने के लिए एक तरह का स्यूडो साइंटिफिक यानी छद्म वैज्ञानिक कारण देती हैं। उनका दावा है कि आम तौर पर नमी और पसीने की वजह से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, लेकिन रशिया में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड और धूप की कमी को वो एक अपवाद मानती हैं, जिसकी वजह से वहां की महिलाओं की त्वचा का रंग असाधारण रूप से पीला और गुलाबी होता है। इस शारीरिक भिन्नता को बताने के लिए क्रिएटर ने बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कमल के फूल जैसी। ध्यान रहे, ये पूरी तरह से क्रिएटर की अपने मेटाफोरिकल भाषा है और उनके अनुसार यही वो शारीरिक नवीनता है जो पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। क्रिएटर का तर्क है कि जब लोग अपने इन अनुभवों को साझा करते हैं तो पुरुषों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ये कुछ इंटरनेट पर वायरल होने जैसी ही बात है। एक की कहानी सुनकर दूसरे के मन में उसे खुद देखने की जो जिज्ञासा जगती है, वही इस बाजार की बेतहाशा मांग को चला रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आर्थिक स्थिति और सुलभता। यहाँ हम शारीरिक बनावट से हटकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर त्वचा का रंग ही सबसे अहम कारक है, तो अमेरिकन या ब्रिटिश महिलाओं की इतनी मांग क्यों नहीं है? ये सवाल पूरे नैरेटिव को सीधे तौर पर आर्थिक तर्कों की ओर मोड़ देता है। और ये तुलना क्रिएटर के नजरिए को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ अमेरिकन और ब्रिटिश सेक्स वर्कर्स हैं जिन्हें वीडियो में अमीर, स्टेटस ड्रिवन और आम पहुंच से बहुत दूर बताया गया है, और दूसरी तरफ रशियन वर्कर्स हैं जो आर्थिक रूप से वंचित तो हैं, लेकिन आसानी से सुलभ और अत्यधिक किफायती हैं। सोर्स में इस चीज को एक बहुत ही आम बोलचाल वाले मुहावरे से समझाया गया है, चीप एंड बेस्ट। क्रिएटर के अनुसार यही वो कोर थीसिस है जो इस खास डेमोग्राफिक के लिए ग्लोबल मार्केट की पसंद को तय करती है। ये क्वालिटी और मार्केट बजट के बीच का एक अल्टीमेट इंटरसेक्शन है। आइए देखते हैं कि ये पूरी चेन कैसे बनती है। क्रिएटर ने इस ग्लोबलाइजेशन के पीछे एक बहुत ही गंभीर आर्थिक पाइपलाइन बताई है। पहला स्टेप है रूस में गंभीर आर्थिक मंदी। दूसरा, जिसके चलते महिलाओं का मजबूरी में अडल्ट ट्रेड में उतरना। और तीसरा, बेहतर मौके तलाशने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत में उनका क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। अब आते हैं हमारे अंतिम सेक्शन पर, भाग 4, प्रस्तुतकर्ता का दृष्टिकोण। यहाँ हम क्रिएटर के अपने ही विवादास्पद कंटेंट पर उनके मेटा कमेंट्री का विश्लेषण करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि क्रिएटर को इस बात का पहले से ही अंदाजा है कि उनके इस स्पष्ट ज्ञान पर सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने वीडियो में खुद ही ये सवाल पेश किया है, आपको कैसे पता कि आप लेस्बियन हैं? ये दिखाता है कि वो पब्लिक के जजमेंट और आने वाले बैकलैश के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आलोचना से बचने के लिए क्रिएटर का डिफेंस मैकेनिज्म काफी मजबूत है। वो खुद को एक निडर वक्ता की तरह पेश करती हैं। उनका तर्क है कि ऐसी जानकारी किताबों में नहीं मिलती और जो पेशेवर सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो पब्लिक जजमेंट के डर से सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए वो खुद आगे आकर ये सच्चाई सामने रख रही हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि क्रिएटर ने सेंसरशिप के खिलाफ एक बेहद बागी रुख अपनाया है। उनका ये कोट, मुझे परवाह नहीं है, मैंने सिर्फ वही बोला जो सच है, उनके इसी एटीट्यूड को दिखाता है। ये समाज की सोच के खिलाफ एक सीधा स्टैंड है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंटरनेट पर इस तरह की बिना फिल्टर वाली रॉ कमेंट्री सच में टैबू विषयों को समझने का हमारा नजरिया बदल रही है, या ये सिर्फ व्यूज के लिए उनका शोषण कर रही है? हम इस पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि वायरल इंटरनेट एनालिसिस की असल प्रकृति क्या है।